तो बच्चों, आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही दिया जाता है। पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं। बच्चों, आम लोगों का ये सोचना होता है कि पत्र लिखने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हैं और उनको बहुत संतोष प्राप्त होता है। आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को पत्र लिखते हैं तो आपके मन के भाव जो हैं वो उसमें प्रकट होते हैं। वैसे अब आप कहेंगे कि आजकल के ज़माने में पत्र कहाँ लिखा जाता है, अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, एसएमएस का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, तो आजकल तो कोई पत्र लिखता नहीं है। लेकिन बच्चों, अभी भी पत्र जो है लिखे जाते हैं, कम लिखे जाते हैं लेकिन लिखे जाते हैं। और अब आप ईमेल भी जब अगर लिखेंगे तो उसमें भी तो आपको पत्र लिखना ही पड़ेगा ना, उसमें भी आपको तो वो फॉर्मेट तो एक आपको फॉलो करना ही पड़ता है, पत्र तो लिखना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे वो सब आपको पता होना चाहिए। और अब पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि पत्र कैसा होना चाहिए। तो पत्र जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए। पहली विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब कि पत्र जो है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप लिखी जा रहे हैं। अपनी बात को आपको अच्छे ढंग से बताना आना चाहिए, ठीक है। और इतना आजकल भागदौड़ की दुनिया है, तो इतना बड़ा पत्र अगर आप लिख देंगे तो पढ़ने के लिए समय नहीं होता, तो हम पत्र को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं। गागर में सागर जैसे बोलते हैं कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देनी। और ज़्यादातर जब हम व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर्स लिख रहे हैं, तो उसमें आपको कम से कम शब्दों में बड़ी बात लिखनी आनी चाहिए। अनावश्यक बातों को विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला जो है आपका विशेषता क्या है? संक्षिप्तता होनी चाहिए पत्र में। फिर संतुलित भाषा होनी चाहिए उसकी। संतुलित भाषा अर्थात आपको शब्दों का जो चयन है वो बहुत ध्यान से करना होगा कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको सोच समझ के आपको शब्दों का चयन करना होगा, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा मुश्किल शब्द, कठिन शब्द ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, और बहुत ही सरल भी नहीं ले सकते। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप अनौपचारिक भी लिख रहे हैं तो भी बड़ों को लिख रहे हैं या छोटों को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना होता है। अगला है तारतम्यता। तारतम्यता का अर्थ होता है कि आप एक बात कर रहे हैं पत्र में, तो अगली बात आपकी जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि अचानक से आपने बीच में से बात शुरू कर दी। जो बात बाद में कहनी है वो पहले कर रहे हैं, और जो पहले लिखनी थी वो बाद में लिख रहे हैं। तो एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, उनमें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए बातें। वो जो आप पत्र के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत साफ होना चाहिए।
उसके बाद शिष्टता। शिष्टता मतलब आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे लूज टॉकिंग जिसको हम बोलते हैं वो नहीं कर। शिष्टता का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। पत्र आपका मन के भावों का एक प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। तो आपके विचार आपके पत्र में आ रहे हैं, आप, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से उसको लिखेंगे। अशिष्ट नहीं होना है, गलत बात नहीं लिख सकते आप उसमें, सामने जो पढ़ने वाला है उसको कहीं हर्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद सज्जा। सज्जा, पत्र साफ और सुंदर होना चाहिए, उसमें कोई कटा हुआ शब्द, या आप उसको काट रहे हो या उसको गलत हो गया तो उसको आपने लाइन लगा के उसको ऐसे कर दिया, गंदा कर दिया। साफ और सुंदर होना चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, सुंदर लिखाई होनी चाहिए, सुंदर ढंग से साफ सुथरा आपका पत्र होना चाहिए। अब आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो पत्र ही अगर साफ नहीं होगा तो वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। जो अगर आप कहीं प्रार्थना पत्र लिख रहे हो या आवेदन दे रहे हो तो वो कहेगा जिसको पत्र लिखना नहीं आता तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं, जिस वजह से आपने पत्र लिखा वो आपका काम पूरा नहीं होगा। और उसके बाद मौलिकता। घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि कहीं से आपने टेप लिए वाक्य, ठीक है। और आपके जो वाक्य होंगे वो खुद के होंगे, ठीक है। और अपने बारे में कम लिखकर जिसको लिख रहे हो उसके बारे में आपको ज़्यादा लिखना है। ये नहीं कि आप अपनी ही तारीफ़ करी जा रहे हैं, जो प्राप्त करता है उसके बारे में भी आपको लिखना, और जो विषय है किस बारे में बात करना चाहते हो, क्या आप लिखने का आपका उद्देश्य क्या है पत्र का वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार पत्र के हम दो प्रकार रखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। ये तो आपको पता ही होगा, पढ़ते आ रहे हैं। तो औपचारिक पत्र होते हैं कि किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जिनको बोलते हैं। इसमें एक निश्चित प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। और जैसे प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, ये सब जो हैं ये इसी औपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे संपादक को पत्र लिख रहे हैं, आपके क्षेत्र के आसपास सफाई की समस्या है या मच्छरों की समस्या है या चोरी की समस्या है, उसमें आप जब पत्र लिखते हो तो ये सब औपचारिक पत्र आते हैं। आपको शिकायती पत्र लिखना है या आपको सरकारी पत्र लिखना है या आपको बिज़नेस लेटर लिखना है और अपनी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो ये सब आपके औपचारिक पत्र में आते हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्र के भी आपके बहुत से भेद होते हैं। जैसे ये हैं आपके प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, समस्या सूचनार्थ पत्र है, समस्या के बारे में आप बता सकते हो, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सफाई की समस्या। आवेदन तो आप जैसे कि आपने अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना है। प्रार्थना पत्र आप स्कूल में अपनी प्रधानाचार्य को लिखते हो, आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, या आपको शुल्क माफ़ी चाहिए, या आपको जो भी आपको लेटर उसमें लिखने हैं, पत्र लिखने हैं। संपादक को आप किसी भी समाचार के संपादक को, समाचार में आपके पत्र छप सकते हैं। आप कोई भी समस्या को उठाकर आप उसमें छपवा सकते हो। उसके बाद व्यावसायिक है, बिज़नेस लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकारी पत्र है, आप किसी सरकारी विभाग को आप पत्र लिखना चाहते हो। गैर सरकारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें आप लेटर लिखना है। ये सारे आपके
औपचारिक पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप फॉर्मेट कैसा होता है? प्रार्थना पत्र का देखो, सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं, उसके बाद प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या। प्रधानाचार्य अगर मेल हैं तो प्रधानाचार्य, और अगर फीमेल हैं तो आपका प्रधानाचार्या। उसके बाद विद्यालय का नाम और पता लिखोगे। फिर बहुत ध्यान रखना, प्रार्थना पत्र में या कोई भी औपचारिक पत्र में विषय बहुत आपका महत्वपूर्ण होता है। पत्र लिखने का कारण लिखोगे, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हो, अवकाश हेतु पत्र लिख रहे हो या आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो, शुल्क माफ़ी के लिए पत्र लिख रहे हो। तो जो भी आपका मेन उद्देश्य है वो इसमें आएगा। उसके बाद आप उनको संबोधन करोगे, महोदय या महोदया। फिर आप अब मेन आपका विषय है, उससे संबंधित आप पहला अनुच्छेद लिखोगे कि आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हो, और जितना भी विषय वस्तु है वो सब यहाँ पर आएगी। उसके बाद आप धन्यवाद करोगे और लिखोगे आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। समझ रहे ना? जो लड़के हैं वो आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़कियां आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क लिखा है, क का मतलब कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पर, आपका अपना नाम। जो भी इस प्रार्थना पत्र को लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, कक्षा लिखेगा और दिनांक लिखेगा, डेट आएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और अनौपचारिक पत्र का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे आपका ये है, अब इसमें पत्र भेजने वाले का पता, ये एक ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, आपको कुछ पुस्तकें मंगानी हैं तो आप उसमें अपना पता लिखोगे, फिर दिनांक लिखोगे, फिर पत्र पाने वाले का पता, किसको भेज रहे हो और फिर आप क्यों भेज रहे हो। ठीक है, कि आपके पास गलत सामान आ गया है तो उसके लिए शिकायती पत्र, भेजे गए माल संबंधित शिकायती पत्र ये लिख सकते हो। उसके बाद आप संबोधन लिखोगे, महोदय या महोदया। उसके बाद आपने क्या, जैसे कि आपने बहुत सी पुस्तकें मंगाई थी, तो जो पुस्तकें मंगाई थी वो नहीं आई, उनकी जगह कोई और भेज दी गई, तो उसके बारे में आप लिखोगे कि मैंने तो इस विषय की पुस्तकें मंगाई थी, इस लेखक की पुस्तकें मंगाई थी और आई आपके पास जो है उसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप समापन करोगे, धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम, अपना नाम, भवदीय, जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों की भाषा अनौपचारिक होती है। औपचारिक में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। इसमें आप थोड़ी सी ढील दे सकते हो। आप जब अपने मित्रों को लिख रहे हैं या अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं तो थोड़ी सी भाषा आपकी सरल हो सकती है और विषयों के अनुरूप पत्र का आकार बड़ा छोटा थोड़ा सा कर सकते हैं। आप अगर मित्र को लिख रहे हैं तो 2 पेज भी लिखे जा सकते हैं, छोटा बड़ा आपके विषय के ऊपर कि आपकी बात कितनी लंबी है उसके ऊपर आपका हो सकता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों के प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है निमंत्रण पत्र। किसी को, जैसे आप मित्र को, किसी रिश्तेदार को आप बुलाना चाहते हो अपने जन्मदिन पर, या आपके यहाँ शादी है उस पर आप निमंत्रण देना चाहते हो, कोई भी आपके उपलक्ष्य में आपको बुलाना है तो आप निमंत्रण पत्र लिखते हो। बधाई पत्र लिखते हो कि उनके जीवन में कुछ ऐसा अच्छी बात हुई है तो आप उनको बधाई दे सकते हो मित्र को कि वो प्रतियोगिता में प्रथम आया है, या कोई भी उसको पुरस्कार मिला है, आप बधाई दे रहे हो तो उसमें आएगा। संवेदना पत्र में जैसे कुछ दुर्घटना हो गई किसी के,
आपके निकट संबंधियों में या मित्र में कहीं भी किसी उनके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटी है तो वो उसमें आप संवेदना पत्र लिखते हो। शुभकामना पत्र कि कोई प्रतियोगिता में जा रहा है तो उसको शुभकामना पत्र दे सकते हो, या कोई ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठ रहा है उसको आप शुभकामना पत्र लिख सकते हो। धन्यवाद पत्र आपके जन्मदिन पर या आपको किसी ने उपहार भेजा है, आप उनको धन्यवाद करना चाहते हो तो आप उसमें धन्यवाद पत्र लिखोगे। सांत्वना, ये संवेदना जैसे ही है कि आप किसी के प्रति अपने सांत्वना या संवेदना प्रकट करना चाहते हो। सूचना, आप किसको कुछ सूचित करना चाहते हो, जैसे आप छात्रावास में रह रहे हो, आपका परीक्षा परिणाम आ गया है, आप माता पिता को इसकी सूचना देना चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, आप उनको बताना चाहते हो। या आपके यहाँ कोई वार्षिक उत्सव हुआ है उसके बारे में अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन या मित्र को आप कुछ बताना चाहते हो तो उसमें आएगा। ऐसी सलाह देते हुए पत्र, छोटे भाई बहन को अच्छी सलाह देते हुए पढ़ाई का महत्व या व्यायाम का महत्व, कुछ भी आपको सलाह देनी है उसके बारे में आप ये पत्र लिख सकते हो। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। इसमें आपको पत्र लिखने वाले का पता, जो आप पत्र लिख रहे हो तो आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, आप कहाँ पर हैं वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद दिनांक लिखोगे, उसके बाद किसको लिख रहे हो आप, संबोधन, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श अभिवादन करोगे, प्रिय भाई या बहन या प्रिय मित्र, ठीक है। और उसके बाद आप अभिवादन करोगे, सस्नेह या नमस्ते, कुछ भी। उसके बाद फिर आप पहले अनौपचारिक पत्र है तो कुशल मंगल आपका समाचार होगा कि आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। आप कुशल पूछेंगे कि आप सब ठीक ठाक है कि नहीं है, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे और आशा करेंगे कि सब ठीक हों, और आप अपना भी बताएंगे कि मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद लिखोगे जिसमें किस बारे में आप पत्र लिख रहे हो, क्या विषय है, किस लिए आपने पत्र लिखा है। फिर उसके बाद आप समाप्ति करोगे कि अपने प्रियजनों को प्रणाम या प्यार और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, ऐसे आप समाप्त करोगे। ढंग से समाप्त, और अचानक से पत्र समाप्त नहीं हो जाता, आप उसको ढंग से समाप्त करोगे कि आपने पत्र लिखा तो आप आपके पत्र के बदले उनके पत्र की आप अपेक्षा करते हो कि वो भी आपको जवाब देंगे, तो इस तरह से आप उसको समाप्त करोगे। फिर पत्र प्राप्त करने वाला, उसको हम प्रापक बोलते हैं, और भेजने वाले को प्रेषक बोलते हैं। तो के साथ भेजने वाले का संबंध, मतलब आपका प्रिय मित्र या आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, ये आपका प्रिय भाई या बहन, तो लिख के अपना नाम, आपका प्रिय पुत्र नीचे अपना नाम लिखोगे, या आपकी प्रिय पुत्री नीचे आप नाम लिखोगे। तो इस तरह से आप ये पत्र समाप्त करोगे। अब मैं आपको अलग अलग संबोधन बताती हूँ कि जब आप अनौपचारिक पत्र में या औपचारिक पत्र में जब आप लिखते हो तो आपको संबोधन क्या करना है, किसी को कैसे बुलाना है। तो सबसे, अगर हम गुरुजनों या परिवार के बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम संबोधन क्या करते हैं, उसमें मान्यवर लिखते हैं, आदरणीय पिताजी या दादाजी या नाना जी, पूजनीय भी लिख सकते हो, श्रद्धेय भी लिख सकते हो, माननीय भी लिख सकते हो और पूजनीय भी लिख सकते हो। और स्त्रीलिंग अगर माता हैं, नानी हैं, दादी हैं, तो उनको माननीय, आदरणीय और पूजनीय या पूजा लिख सकते हैं। और अभिवादन में हम सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्ते आदि ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और अंत में जब आपका समाप्त होता है, जब आपका पत्र, तो नीचे जब आप लिखते हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई, अनुज मतलब छोटा, छात्र, शिष्य आदि, जब ये आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्य या छात्रा, तो उसी हिसाब से आप लड़कियां ऐसे लिखेंगी,
ठीक है। उसके बाद बराबर वालों को, आपकी जब उम्र आयु बराबर की हो, मित्रों को लिख रहे हो, आपके बराबर के भाई बहन हो, तो आप ऐसे लिखेंगे संबोधन में प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, बंधुवर, प्रियवर, और लड़कियां प्रिय स्नेही, प्रिय सखा, सखी आदि लिखेंगे। और अभिवादन में नमस्ते या नमस्कार चल जाएगा। अंत में जब आप समाप्त करते हैं तो तुम्हारा मित्र, भाई, बंधु आदि, और तुम्हारी सखी, बहन, सहेली इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आपका छोटों को कैसे लिखेंगे आप। संबोधन, छोटे आपसे हैं तो आप उनको चिरंजीव, जैसे बड़े लोग माता पिता अपने बच्चों को लिखते हैं चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान, या चिरंजीव, प्रिय आयुष्मती लिखते हैं लड़कियों को। अभिवादन में शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, खुश रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अंत में हम तुम्हारा शुभेच्छु, शुभचिंतक, हितैषी आदि लिखते हैं। परिचित है, जान पहचान है, तो आप प्रिय लिखकर नाम भी लिख सकते हो। श्रीमती लिख के अगर विवाहिता है तो आप नाम लिख सकते हो। अभिवादन में नमस्ते लिख सकते हो। अपरिचित है, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनको आप महाशय, महोदय, जैसे मिस्टर एंड मिसेस लिखते हो, महोदया, श्रीमान लिख के नाम लिख देते हो, श्रीमती लिख के नाम लिख देते हो, नमस्कार अभिवादन में। और अंत में आप भवदीय लिखते हो। और आपका जो भी है आज्ञाकारी आप लिख सकते हो, भवदिया, लड़कियां भवदिया लिखती हैं। इसके बाद किसी अधिकारी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो तो उसके ओहदे के अनुसार लिखोगे। संबोधन में महोदय, मान्यवर, श्रीमान, आदरणीय लिखोगे। और स्त्रीलिंग में महोदया, माननीय, आदरणीय लिखोगे। और अभिवादन में नमस्ते, और अंत में आप भवदीय या भवदिया लिखते हो। ये फॉर्मल लेटर्स हो गए। अब जो फॉर्मल लेटर्स कई बार होते हैं उसमें आपको नीचे हस्ताक्षर करने होते हैं। प्रार्थना पत्र लिखते हैं या कुछ भी आप फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, तो पत्र के अंत में लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर आपके जो हैं वो रबर स्टैम्प नहीं हो सकती है, आप उसको टाइप नहीं कर सकते, आपको इंक से, आपको हाथ से हस्ताक्षर करने होते हैं। और उसमें नीचे फिर हस्ताक्षर में आपको, अगर आप व्यावसायिक या कार्यालयी पत्र लिख रहे हो, अगर आप किसी ओहदे पर हो, कोई ऑफिसर हो, तो आप अपना पद भी लिख सकते हो। ठीक है। अब कुछ पत्र लिखते समय हमें सावधानियों का भी ध्यान रखना होगा। पत्र में लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। है? और पत्र सारगर्भित होना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। और आपको बहुत लंबा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। खासकर औपचारिक पत्रों में आप संक्षिप्त पत्र लिखते हो, छोटा पत्र लिखते हो, बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखते हैं। उसके बाद पत्र सुलेख में लिखना होना चाहिए। अच्छी साफ सुथरी आपकी जो लेख है वो होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो एकदम साफ होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए और काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पत्र में भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पता चले पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं उनको, तो बात आपको अच्छे से समझानी आनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो है पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे से क्लियरली आपको विषय लिखना है, दिनांक लिखनी है, और भेजने वाले का जो अपना नाम है, कहाँ से पत्र आ रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और काट छाँट नहीं होनी चाहिए। पत्र लिखने के बाद आप उसको काट छाँट नहीं कर सकते। साफ सुथरा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हो, ना आप उसको काट छाँट सकते हो। एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो मैं आपको 2 पत्र भेज रही हूँ।
एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, वो भी आपको लिखना है अपनी कॉपी में। और वर्कशीट में मैंने आपको 2 पत्र लिख दिए हैं, वो आपको अपने आप लिखने हैं। जो मैंने ये सारे आपको नोट्स भेज रही हूँ और समझाया है, उसी के अनुसार ही आप पत्र लिखोगे। और बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और साफ़ सुथरा लिखना है। पहले आप रफ में लिखना, उसके बाद आप साफ़ सुथरे ढंग से कॉपी में उतारना। कॉपी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी कॉपी नहीं होनी चाहिए। और हैंडराइटिंग का ध्यान रखना। कोशिश करो, अगर छुट्टियों में टाइम मिले तो आप रोज़ एक पेज हिंदी की हैंडराइटिंग करो, आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। और जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो, रीडिंग हैबिट डालो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ आएगा, नए नए शब्दों का प्रयोग करोगे, अच्छे अच्छे शब्द जानोगे, तो अच्छे शब्दों से आप जो आपकी लेखन कौशल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है।